तो हेलो गाइज, अब आपका इकोनॉमिक्स का पेपर हो चुका है। अब आपका टाइम आ चुका है अपने स्कोर काउंट करने का। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको जो है सेट 3 का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। और अगर आपको कोई और सेट का भी चाहिए तो कमेंट में बता देना। लेकिन जो आपके तीनों सेट हैं उसके क्वेश्चन इंटरलिंक हैं, मतलब जो है बहुत एमसीक्यू सेम भी हैं। तो आपको जो है इसमें से भी देख के आप जो अपने सेट 1 सेट 2 का देख सकते हो आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि भाई इस वीडियो में हम जो है थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चों का अकाउंट का ही पेपर है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। ठीक है, और अगर मेरा कोई भी आंसर गलत हो जाता है बाई चांस, तो आपको जो है कमेंट में बता देना है, जिससे दूसरे बच्चों की मदद हो पाए। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो, ये आपका फ्रंट पेज था। ठीक है, अब यहाँ देखो, आ जाते हैं सेक्शन ए पर, जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि इसमें जो है पहला क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपको बताना है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडरेशन वाइल एस्टिमेटिंग रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट को जो हम जो है कंसिडरिंग में लेते हैं, मतलब हमें क्या जो है कैलकुलेट नहीं करना होता। ठीक है, क्या कंसिडर नहीं करना होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, इसका करेक्ट आंसर नंबर ये वाला डी। ठीक है, नहीं डी नहीं है, इसका आंसर नंबर बी है। ओके, तो आपका जो फर्स्ट है उसका आंसर नंबर बी है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 असल्यूशन रीजन आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो देखो आपको ये बताना है कि कौन सा इसका जो सही है या कौन सी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मैं भी आपको बता देता हूँ कैसे है। सबसे पहले आप जो है इसे रीड करो, असल्यूशन रीजन बताना है। ठीक है, असल्यूशन पढ़ो, इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स नो वन कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉय द बेनिफिट। राइट है, पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलियस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर। ठीक है, ये भी करेक्ट है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर आपका ए हो जाता है। आगे आओ, अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वैल्यू एडिशन, ये आपका जो है उसका है मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम वाले चैप्टर 4 का। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है इसका क्या करेक्ट आंसर है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, बहुत बच्चे जो है इन पर टिक लगा के आ जाते हैं, मतलब इन्हें लिख के आ जाते हैं, लेकिन इसमें इससे कोई मतलब नहीं होता। आपको ये देखनी है। ठीक है, ये तो इसका आप देखो कि भाई वैल्यू आपको पता है, वैल्यू एडिड जो मेथड है उसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर डोमेस्टिक सेल तो ये आते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर नंबर नहीं, करेक्ट आंसर नंबर इसका ये हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे चलते हैं। और तो गाइज शायद आई थिंक आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि इसका जो आंसर नंबर इसका ए है या बी है, इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है, ये या ये। ठीक है, कमेंट में बताना, मैं पिन कर दूंगा जिस बच्चे का करेक्ट आंसर होगा। इस पे आओ क्वेश्चन नंबर 4 पर, सपोज फॉर एन इकोनॉमी ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, आपको पता है फिक्स जो होता है। ठीक है, स्टैंड 100 करोड़ एंड टोटल कंजम्पशन इतना है। ठीक है, आपको जो है वैल्यू इंक्लूडेड बताना है, तो इसका तो बहुत ईजी है, इसका 30 आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, जिसका कर्व जो है 40 डिग्री से नीचे रहता है वो आपका एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको एक बार थोड़ा एग्जांपल भी दे देता हूँ। इसमें देखो 40 ये होता है, इससे नीचे इन्वेस्टमेंट तो नहीं आने का। ठीक है, तो आपका यही है। ठीक है, आगे देखो, द मॉनेटरी पॉलिसी, आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी ये क्या है, ये आपके करेक्टिव मेजर्स हैं इन्फ्लेशनरी गैप को करने के लिए। मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को जो है कौन फॉर्मुलेट करता है, तो इसका आंसर नंबर सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। इसका आपको बताना है कि आपका जो इक्विलिब्रियम जो है कहाँ होता है। ठीक है, तो ये तो शायद ज़्यादातर सभी बच्चों ने जो बिल्कुल करेक्ट किया होगा। इसका क्या है आंसर, जब आपका ये एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल हो, तो ये है। ठीक है, इसका आंसर नंबर क्या है आपका बी। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर, द बजट अंडर विच गवर्नमेंट में स्पेंड इक्वल देखते ही दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, बैलेंस्ड बजट। इस पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, एसोसिएशन इफ द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.5 देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, क्यों, क्योंकि 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 1 होता है, और MPS प्लस MPC इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब आगे देखो, रूम करो। ठीक है,
तो इसका आंसर नंबर ए है। असोसिएशन रीजन आपके दोनों करेक्ट है, क्योंकि आप रीजन पढ़ सकते हो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेम ऑलवेज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। एज द बैंकर्स टू द बैंक इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म ऑल फंक्शन एक्सेप्ट, कौन सी फंक्शन को छोड़कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है करती है फंक्शन परफॉर्म? इसका है आपका बी, ठीक। मेंटेनिंग नहीं करती है वो करंट अकाउंट को कमर्शियल बैंक के। आगे आ जाओ, ये थोड़े क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं। अभी आगे मैं आपको जो है आपके इंडियन इको के एमसीक्यू करवाने वाला हूँ 10, ठीक है। तो थोड़ा वेट करो, आप अपने क्वेश्चन भी चेक करो, ठीक है। तो भाई मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी मदद मिलती हो, क्योंकि आपको पता है इस टाइम सब टीचर लाइव आ जाते हैं और उसमें आपका जो है टाइम ख़राब हो जाता है, तो मैं इसलिए ये वीडियो लाता हूँ जिससे कि आपका टाइम ख़राब ना हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो सब्सक्राइब करके जाना। क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करो। इसमें आपको कोई सा भी एक करना था। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जीएसटी वाला था, ये जो है बतानी थी आपको, ये तो पता होगा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, गवर्नमेंट बजट के। और यहाँ देखो टू फ्रेंड रमेश वाला, इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये दो फ्रेंड थे, रमेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, पीहू जो है बेकरी का ओनर था, ठीक है। रमेश की अर्निंग 8 लाख थी और आपको इसमें ये पूछा गया है कि रमेश जो है इसमें इनकम टैक्स पे करता है, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स? तो ये डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि इनकम टैक्स पे डायरेक्ट टैक्स लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है आपका जीएसटी। ये एक्सप्लेन भी करना था आपको, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 को चेक करो। इसमें जो है आपको डिफरेंस बताना था, ठीक है, तो आपने कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी थोड़ा न्यूमेरिकल था, लेकिन ये भी ईजी था, ठीक है, तो ये भी कर दिया होगा। मैं आपको बस वो बता रहा हूँ जिसकी आपको ज़रूरत है, ये नहीं कि आपको सारे आंसर अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई आपके अब तो नंबर सही हो नहीं सकते। जैसा पेपर गया आप उसमें खुद रहो, अगले पेपर की तैयारी करो, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप एक बार किसी और की वीडियो या फिर आप जो है गूगल पर चेक करके मेरे को कमेंट में बता देना, गूगल पर चेक करके, ठीक है, जिससे और बच्चों की भी मदद हो पाए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ, इस फिगर को देख के आपको जो है बताना है कि गवर्नमेंट क्या करती है। देखो ये थोड़ा हार्ड है, थोड़ा हार्ड क्या मतलब, बस थोड़ा सा देखने की जरूरत है। इन्फ्लेशनर, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है जब इन्फ्लेशनरी आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है अपने पहले इसका मतलब बताओ। व्हेन एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देती है, बस इसका आंसर ये है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, गवर्नमेंट अपने पब्लिक सिक्योरिटीज़ उनको अंडरटेकिंग को सेल कर देती है, ठीक है, ये भी इजी था। और ये जो है मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे ने ये अटैम्प्ट किया है तो भाई ये आपको अटैम्प्ट नहीं करना था, ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। इसमें आपको ए या बी में से कोई सा एक करना था। मेरी तरफ से तो आपको ए करना चाहिए था, वो बहुत ईजी था, क्योंकि इसमें जो है सबसे पहले तो आपको ये बताना था मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट एग्जांपल, मतलब एक्सप्लेन कर देते, क्योंकि मनी जो है सप्लाई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है, तो इसलिए स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और एक जो आपको बताना था सेंट्रल बैंक जो है सर्विस करती है बैंक को, ठीक है, वो बताना था। इसमें क्या है, इसमें आपको जो है सेंट्रल बैंक इंक्रीज, हाँ, इसमें आपको बताना था कि रिजर्व रेशियो इंक्रीज करने के क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, तो वो भी आपने कर ही दिए होंगे। आगे चलते हैं। ये देखो, ये है थोड़ा इजी क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ सबसे इजी क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन। ये दोनों आपकी सेक्शन ए सेक्शन बी में आया, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का ऐसा, ठीक है। तो देखो इसमें आपको मैं बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि भाई इसे रीड करके आंसर निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बस आप लेकिन इसे रीड करके, जैसे क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ये आपका शायद 6 मार्क्स का, तो आप इसमें 3 ईजिली ले आओगे। लेकिन अगर आपको फुल लाने थे तो आपको ये पढ़ के जाना होगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना था। इसमें देखो कुछ भी नहीं है, आपके 3 क्वेश्चन है, इन तीनों के आंसर करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले आप इसे देखो, इसमें क्या है, डिफाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये वो है। डिफरेंस बिटवीन द टू अकाउंट, कौन से करंट एंड कैपिटल अकाउंट के डिफरेंस बताने थे। मीनिंग बताना था। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डेफिसिट है और उसका फॉर्मूला, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मतलब रिसिप्ट जो है कम है, एक्सपेंडिचर थे, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला था और आपको इसी से जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी करनी थी। आगे आ जाओ। ये क्या है, जितने ये करा है बहुत अच्छी बात है, और जितने ये करा है उसके लिए भी अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप इसे अटेंड करते तो आपका टाइम थोड़ा कम जो है खर्च होता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसमें भी कुछ नहीं है। आपका ये वो है, प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन को प्लस करना था, गवर्नमेंट इनको प्लस करके ये आंसर आ जाता, ठीक है। तो नीचे देखो, मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं भाई जो न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो तो आपका करेक्ट ही है, ठीक है। तो आपको जो है थ्योरी थोड़ी सी जानने की जो है ज़रूरत है कि आपका जो सही करा है या नहीं। इसमें कुछ भी नहीं था। इसमें क्या है, इसमें आपको ये बताना था कि ये जो गुहार है इसने फाइनल गुड परचेज करा है इंटरमीडिएट, तो इसने मैं बताता हूँ
इसने इंटरमीडिएट परचेस करा था ये और फाइनल था ये, ठीक है। आगे देखो, आगे आ जाते हैं। इसमें देखो आ जाता है आपका सेक्शन बी। बहुत जल्दी जल्दी हम इसे करने वाले हैं क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैं बता देता हूँ 10 MCQ आपके सेक्शन बी के अंदर है। इन रिसेंट ईयर ऑल द अडल्ट, हाँ ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को तो आपके ऊपर छोड़ूंगा भाई, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। कमेंट में बता के जाना कि भैया सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ये है, ठीक है। यह आपका जो है होमवर्क है आज के लिए, ठीक है। आपको ये बताना जरूर है कि इसका आंसर क्या है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। इसमें आपको इसे देखकर जो है बताना था कि भाई ये इसका कौन सा आंसर होने वाला है। तो मैं आपको देखो बहुत ईजी है। सबसे पहले देखो ये जो है ये आपका जीडीपी, ठीक है। ये कैसे पता चला मुझे जीडीपी, यहाँ देखो, ठीक है। और ये जो बॉक्स वाला है ये आपका एम्प्लॉयमेंट। देखो जीडीपी तो कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट ग्रो नहीं हो रहा। तो इसका क्या हो सकता है, ये जॉबलेस ग्रोथ है क्योंकि ये जो है टेक्नोलॉजी की वजह से जीडीपी ग्रो हो रही है और जो है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है इसका, सी। ओके, एक बार और फिर बता देता हूँ, ये नीचे वाला क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ये एक विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये है स्टेटमेंट। इसमें क्या है मैं जल्दी से बता देता हूँ, इसका आंसर नंबर ए है, ठीक है। और एक बात और फिर सुन लो, अगर कोई सा भी आंसर गलत होता है एमसीक्यू, आपको कमेंट में लिख के जाना है और मैं आपको पिन कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि दूसरे बच्चों की मदद हो पाए। क्योंकि भाई अभी जो है मैंने बच्चों से आते ही लेके मैंने वीडियो बनाने लग गया हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पेपर रीड भी नहीं करा, डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी गलती है तो आप बता सकते हो, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 21, सबसे ईजी क्वेश्चन है पूरी आपके पेपर का। देखो खुद पता है आपको, एंटरप्राइज ओन फार्म कौन है, सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस प्रोसेसिंग असेंबलिंग गैदरिंग, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24, डैश एग्रीकल्चर रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल इन द ओपन मार्केट रेदर फॉर सेल्फ कंजम्पशन पर्पस, ठीक है। इसका क्या है, इसका पहले हिंदी मतलब समझो कि जो है वो अपना एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन सेल करते हैं रेदर देन खुद को मतलब खुद नहीं खाते, वो सेल करते हैं। तो ये क्या है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं, वो अपना दो काम तो नहीं बढ़ा रहे, मॉडर्नाइजेशन ये भी नहीं है, डिजिटलाइजेशन भी नहीं है, कॉमर्शियलाइजेशन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका जो है स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका जो है इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर 100 में से 80% ये होने वाला है जो मैं आपको बताऊँगा, सी। 20% आपको बताना है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट एम्फसाइज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। जो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को एम्फसाइज करता है वो बताना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे चलें, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 आपका असर्शन रीजन है और आपका लास्ट एमसीक्यू भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अंडर द लैंड रिफॉर्म इंडियन गवर्नमेंट फिक्स मिनिमाइज लैंड साइज विच कुड बी ओन्ड बाय एंड, ठीक है। ये आपका पहला तो गलत है, लैंड रिफॉर्म के अंदर ये तो नहीं था, ठीक है। द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वॉज, नहीं, अंडर द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वॉज टू अवॉइड द कंसंट्रेशन लैंड ओनरशिप ऑफ फ्यू हैंड, ठीक है। तो भाई इसका ये सही था क्योंकि भाई जो लैंड रिफॉर्म आया था उसके अंदर जो है लैंड साइज फिक्स कर दी थी, ठीक है, जिससे कि जो है अगर किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है उससे सरकार लेके दूसरे इंडिविजुअल को दे देती थी, पीजेंट को, जिसको ज़रूरत थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखो इसमें क्या है, ये आपका बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना था। आपको इसमें ये बताना था कि दानिश जो है फार्मिंग करता है और ये भी फार्मिंग करता है, इतने इन्वेस्ट करा, देखो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। जो इसने है माध्य ने इन्वेस्ट करा इनके अंदर टेक्निक, लेबर, ट्रेनिंग, और दानिश ने इन्वेस्ट करा इनको परचेस करने के लिए इरिगेशन सिस्टम और सीड्स वीड्स, ठीक है। लेकिन इसमें जो है आपको थोड़ा यहाँ घुमा दिया है। इसमें क्या लिखा है, डू यू एग्री दैट दानिश हैड मेड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो इसमें क्या, ठीक है, आपको इसमें एग्री नहीं करना क्योंकि भाई दानिश ने जो है ह्यूमन कैपिटल के अंदर तो इन्वेस्ट किया ही नहीं है, दानिश ने जो है फिजिकल कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट किया है। ह्यूमन कैपिटल स्किल से रिलेटेड होते हैं, ये तो फिजिकल कैपिटल है क्योंकि ये है, ठीक है, ये इरिगेशन सिस्टम, क्वालिटी सीड्स, फार्मिंग मशीनरी, ये सब, ठीक है। तो इसमें आपको एक्सप्लेन कर देते। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29 आपको बहुत ईजी है, चाइना की जो है डुअल प्राइसिंग पॉलिसी जो आपने पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में, बहुत ईजी आपने कर दिया होगा, ठीक है। 30 को देखो, क्वेश्चन नंबर 30 को, इन रिसेंट रिपोर्ट इनके अंदर आपको कोई सी एक स्कीम बता देते, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मनरेगा 100 डेज गारंटीड एक्ट जो है आपको एम्प्लॉयमेंट था, ठीक है।
आगे चलो, और हाँ आपको कमेंट में बताना है कि मनरेगा कब आया था, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो लास्ट चैप्टर का कितना इजी क्वेश्चन आपको यहाँ दे दिया। आपको इसमें एनालाइज करके जो है कंपैरिजन करना था। देखो ये एनालाइज करके कंपेयर करते, ठीक है। तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करके बता देता हूँ कि भाई जिसके अंदर आपका GVA ज़्यादा है वहीं आपका वर्कफोर्स ज़्यादा होना चाहिए, ये हमारा करेक्ट रूल है। अगर ये होगा तो समझ लो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। तो अब देखो इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा जो लोग हैं नहीं, सबसे ज़्यादा जो आपका GVA है कहाँ से आ रहा है, 54% यहाँ से आ रहा है। और देखो पॉपुलेशन यहाँ मतलब यहाँ वर्कफोर्स कितनी है, देखो यहाँ सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स है 43 और सबसे कम जो है आपका आउटपुट यहाँ से आ रहा है GVA, ठीक है। तो ये आपको नोटिस करो। और चाइना क्यों आगे है चेक करो, क्योंकि चाइना की जहाँ सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स है वहीं सबसे ज़्यादा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान का भी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग सेम ही हाल है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें क्या है, एक्सप्लेन ब्रिटिश रूल, आपका ये सब जो है आपका थ्योरी पोर्शन था, आपने इसे बना के लिखाना था, ठीक है। आप लिख दिया होगा, ठीक है। आगे देखो ये भी ईजी था सब, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पर। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, स्कोरिंग जो है आपके बच्चों के लिए था जिससे आपका जो है अच्छे मार्क्स आ जाएं, ठीक है। इसे रीड करने की तो बिल्कुल भी मेरी तरफ से जो नीड नहीं थी, चैप्टर पढ़ा होगा इजीली कर दोगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपको लिख के आनी थी कि जो है वेस्ट जो है एसिमिलेटिंग कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए एनवायरनमेंट की, ठीक है। ये सब आपको लिख के आना था। और जो आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट है वो आपका रीजनरेशन से कम होना चाहिए, ठीक है। और ये इसी तरीके से आप लिख देते हो। और इसमें देखो सी में देखो, लिस्ट एनी 2 सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस दैट कैन बी अडोप्ट टू बी सेफ्टी गार्ड, ठीक है। ये क्या है, दो आपको एक्टिविटी लिखनी थी। जैसे आप लिख देते कि जो है यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट